विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत। देखिए, प्लेटो का प्रमुख उद्देश्य है न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना करना। इस आदर्श राज्य की स्थापना के मार्ग में उसने कहा कि तीन प्रमुख बाधाएं हैं। पहला अज्ञान, दूसरा निजी संपत्ति और तीसरा परिवार या निजी परिवार। प्लेटो का मानना था कि इन समस्याओं के समाधान दो तरीके से किए जाते हैं, या इन समस्याओं के समाधान के उसने दो साधन बताए। पहला शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। उसका यह मानना है कि शिक्षा के द्वारा अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त करके आदर्श राज्य की स्थापना की बाधा को दूर किया जा सकता है। लेकिन उसका ये भी मानना है कि इसके साथ ही साथ समाज में भी ऐसा वातावरण होना चाहिए, या समाज में ऐसे वातावरण का निर्माण होना चाहिए जिसमें कि जो शासक वर्ग है उसकी उच्च जो प्रवृत्तियां हैं उनका पतन ना हो सके। क्योंकि शासक वर्ग की जो उच्च प्रवृत्तियां हैं वो जो है, यदि उनका जो है पतन हो जाएगा तो वो शासन के कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से उनका ये कहना है कि निजी संपत्ति और परिवार ऐसे आकर्षण हैं जो शासक वर्ग की श्रेष्ठ शासक वर्ग के को जो है पथ भ्रष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उसका मानना है कि ऐसा वातावरण हो जिसमें कि सब शासक वर्ग जो है अपना कार्य कुशलता के साथ कर सके। अब है प्लेटो के, अब ये है कि प्लेटो ने इस सिद्धांत को या इस विचार को कहाँ से ग्रहण किया। प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत कोई नवीन या मौलिक विचार नहीं है। प्लेटो से पूर्व भी यूनान में साम्यवादी विचार और व्यवस्थाएं प्रचलित थी। यूनान का एक नगर राज्य क्रीट है जहाँ पर भूमि पर निजी स्वामित्व की भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। साथ ही साथ वहाँ पर स्पार्टा नामक एक राज्य था जहाँ पर कि सामूहिक कृषि के द्वारा जो भी फसल होती थी उसका एक भाग राज्य के भोजनालयों को प्रदान कर दिया जाता था। वहाँ स्पार्टा में 7 वर्ष की अल्पायु से ही बच्चों को राज्य के द्वारा गोद ले लिया जाता था और वही उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करते थे। एथेंस यूनान में स्पार्टा में पत्नियों के साम्यवाद की व्यवस्था थी। राज्य की सेवा के लिए, संतान पैदा करने के लिए जो है पत्नियों को अन्य पुरुषों को दे दिया जाता था। पाइथागोरस और उनकी जो मंडली थी उनका भी ऐसा विचार था, या उनका भी मानना था कि मित्रों की संपत्ति पर सभी का सामूहिक स्वामित्व होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो से पूर्व भी यूनान में साम्यवादी विचार और व्यवस्थाएं विद्यमान थे। प्लेटो का योगदान है कि उसने इसे और भी स्पष्ट तरीके से और तार्किक तरीके से स्पष्टता के साथ इस विचार को रखा या अभिव्यक्त किया। अब है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहली विशेषता है कि न्याय सिद्धांत की पूरक व्यवस्था। प्लेटो की न्याय सिद्धांत की पूरक व्यवस्था। प्लेटो का उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना है, और उस आदर्श राज्य, न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना के लिए उसने दो साधन बताए हैं, एक शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। शिक्षा आदर्श राज्य की प्राप्ति का सकारात्मक साधन है, तो साम्यवादी सिद्धांत आदर्श राज्य की प्राप्ति का नकारात्मक साधन है। इस प्रकार से साम्यवादी सिद्धांत के द्वारा उसके न्याय सिद्धांत की पूर्ति होती है। अगला है मात्र अभिभावक वर्ग से संबंधित। जो साम्यवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है वह उसने सिर्फ राज्य के 3 वर्गों में से मात्र
जो सैनिक वर्ग है, शासक वर्ग है, उनके लिए ही प्रस्तुत किया है, उनके ऊपर लागू किया है। उत्पादक वर्ग को इस व्यवस्था से अलग रखा या उसे वंचित रखा है। राज्य की तीसरी विशेषता है राज्य की एकता की रक्षक व्यवस्था। देखिए, प्लेटो का ऐसा मानना है कि यदि जो अभिभावक वर्ग है, संरक्षक वर्ग है, शासक वर्ग है, उसके पास निजी संपत्ति और परिवार जैसी व्यवस्थाएं होगी तो यह वर्ग भी अपनी निजी संपत्ति में की वृद्धि के लिए प्रयास करेंगे और साथ ही साथ अपने परिवार के हितों की पूर्ति के लिए जो है प्रयत्न करना प्रारंभ कर देंगे और इस प्रकार शासक वर्ग में आपस में कलह, प्रतियोगिता, ईर्ष्या और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से संपूर्ण समाज में संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। ऐसी स्थिति में शासक वर्ग जनता के हितों की उपेक्षा करेंगे। इस प्रकार जो है जनता का शोषण प्रारंभ हो जाएगा और ऐसी स्थिति में जनता जो है वो शासक वर्ग की शत्रु बन जाएगी और इस प्रकार से राज्य में जो है राज्य की एकता के लिए खतरा पैदा होगा। लेकिन यदि शासक वर्ग को कंचन और कामनी के मोह से दूर रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो आपसी ईर्ष्या, द्वेष, कलह की स्थिति है वो पैदा नहीं होगी और जो शासक वर्ग का जो विवेक है वो बना रहेगा और इस प्रकार से कह सकता है कि राज्य में जो है एकता की स्थापना होगी। शासक वर्ग जो है वो अपने हित के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम न करके सार्वजनिक हित में शासन का संचालन करेंगे। इस प्रकार से राज्य की एकता और भी ज्यादा सुदृढ़ होगी। अब है साम्यवाद के प्रकार। प्लेटो ने साम्यवाद के दो प्रकार बताए हैं, पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार या पत्नियों का साम्यवाद। संपत्ति के साम्यवाद के संबंध में उसने स्पष्ट किया कि यह साम्यवाद योजना सिर्फ अभिभावक वर्ग के ऊपर लागू होगी और उसका स्वरूप क्या होगा इसके संबंध में उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि शासक या अभिभावक वर्ग के पास जो है उतनी ही संपत्ति होगी जितनी कि उनकी जीवन यापन के लिए आवश्यक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा कोई भी आवास या भंडार नहीं होगा जो कि सभी के लिए खुला ना हो, अर्थात उसका सभी लोग उपयोग करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि युद्ध शिविर में रहने वाले योद्धाओं के समान उनका जीवन होगा। युद्ध शिविर में रहने वाले योद्धाओं के समान उनके लिए सामूहिक भोजन और सामूहिक रहने की व्यवस्था होगी। और उन्होंने कहा कि उनको जो है संपूर्ण राज्य में वही एक ऐसा वर्ग होगा या यही एक ऐसा वर्ग होगा जिसके लिए सोना या चांदी स्पर्श करना, उसका प्रयोग करना या उसका संग्रह करना जो है निषिद्ध होगा। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो है शासक वर्ग इस प्रकार का अपना जीवन व्यतीत करेंगे और इससे वो स्वयं की भी रक्षा कर सकेंगे, इस प्रकार के जीवन यापन से स्वयं की भी रक्षा कर सकेंगे और संपूर्ण नगर राज्य की जनता की भी रक्षा अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस दिन ये शासक वर्ग अपने लिए भूमि, संपत्ति और धन संग्रहित कर लेगा तो उनके जीवन के सारे दिन जो है बाहरी शत्रुओं की तुलना में आंतरिक शत्रुओं के भय से भयभीत रहने में व्यतीत होंगे और इस प्रकार से अंत में वो स्वयं का भी और अपने राज्य के नाश का भी मार्ग प्रशस्त कर देंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद जो है वो आधुनिक साम्यवाद से अंतर दिखाई देता है, क्योंकि आधुनिक साम्यवाद संपत्ति के ऊपर सभी का सामूहिक स्वामित्व स्वीकार करता है, जबकि प्लेटो का साम्यवाद जो है शासक वर्ग के लिए समान रूप से संपत्ति के परित्याग की बात करता है, उसके उपभोग की बात नहीं करता है। और इस प्रकार से आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में प्रमुख अंतर दिखाई देता है। अब है कि संपत्ति के साम्यवाद के आधार। सबसे पहला है दार्शनिक आधार। देखिए, जो संपत्ति है वो वासना के तत्व की प्रतीक है और
जो शासक वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है और उत्पादक वर्ग है, उसमें कौन से तत्व की प्रधानता है? उसमें विवेक और साहस के तत्व की प्रधानता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संपत्ति की व्यवस्था इन वर्गों के लिए उनकी आत्मा की जो प्रधान प्रवृत्ति है उसके विपरीत व्यवस्था है। तो इस प्रकार से वो इनके लिए संपत्ति के साम्यवाद का निषेध करता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक आधार। देखिए, मनोवैज्ञानिक आधार वो कहता है कि संपत्ति एक ऐसी व्यवस्था है जो कि व्यक्ति की संकीर्ण मनोवृत्ति को क्या बना देती है? संकीर्ण बना देती है। और उसका मानना है कि यदि शासक वर्ग के पास संपत्ति जैसी व्यवस्था होगी तो उनकी भी मनोवृत्ति कैसी हो जाएगी? संकीर्ण मनोवृत्ति हो जाएगी और वो संपूर्ण जनता के हित में शासन न करके सिर्फ अपने संपत्ति की वृद्धि के लिए शासन करेंगे, या उनकी जो मनोवृत्ति है वो संकीर्ण हो जाएगी, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए काम करेंगे। तीसरा है राजनीतिक आधार। प्लेटो का ऐसा मानना है कि आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति का एकीकरण जब होता है तो उसके दुष्परिणाम निकलते हैं और ये स्थिति राज्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि जो शासक वर्ग है वो अपने निजी स्वार्थों की पूरा करने के लिए या अधिकाधिक संपत्ति संग्रहित करने के लिए वो राजसत्ता का क्या करता है? दुरुपयोग करता है। तो इसलिए इस दोष से बचने के लिए वो क्या चाहते हैं कि आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति को अलग अलग रखना चाहते हैं, उसका पृथक्करण करना चाहते हैं और इस प्रकार से आर्थिक शक्ति उत्पादक वर्ग के हाथ में देना चाहते हैं और राजनीतिक शक्ति को शासक वर्ग के हाथ में देकर जो है वो राज्य के बीच संघर्ष की स्थिति को या अन्य बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। अब है संपत्ति के साम्यवाद के उद्देश्य। सबसे पहला है सार्वजनिक हित की वृद्धि करना। देखिए, जब निजी संपत्ति नहीं होगी तो शासक वर्ग जो है वो निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम न करके या शासन का संचालन अपने हित में न करके सार्वजनिक हित में शासन का संचालन करेंगे। इससे सार्वजनिक हितों की अर्थात संपूर्ण जनता के हितों की वृद्धि होगी। दूसरा, राज्य की एकता की रक्षा करना। यदि शासक वर्ग को संपत्ति संग्रहित करने की अनुमति होगी तो शासक वर्ग के सभी लोगों में संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता, ईर्ष्या, कलेश और संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। राज्य की एकता को खतरा होगा और इस प्रकार से उनका मानना है कि यह स्थिति आदर्श राज्य की प्राप्ति में बाधक होगी। इस प्रकार से इन बुराइयों को दूर करने के लिए वो शासक वर्ग को कंचन और कामनी के मोह से अलग करके उनके विवेक की रक्षा करके जो है शासन का संचालन सार्वजनिक हित में या जनता की भलाई के हित में चाहते हैं। इसलिए उन्होंने संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था प्रस्तुत की। अगला है अभिभावक वर्ग के लिए कल्याणकारी। ये व्यवस्था अभिभावक वर्ग के लिए भी अच्छी है क्योंकि अभिभावक वर्ग जो है अर्थात अभिभावक वर्ग से मतलब सैनिक और शासक वर्ग जो है वो आर्थिक चिंताओं से मुक्त रहेगा और क्योंकि उनके लिए उनकी प्रतिदिन की जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का जो उत्तरदायित्व होगा वो राज्य के ऊपर होगा और इस दौरान शासक वर्ग का जो भी समय बचेगा उसका वो जनहित में उपयोग करेंगे और साथ ही साथ जो उनका अंतिम सत्य के चिंतन में वो लीन रहकर अपना कार्य करेंगे। अब प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना भी की गई है। जैसे सबसे पहली बात है कि सद्गुणों के विकास में बाधा। प्लेटो ने संपत्ति जैसी संस्था के सिर्फ दुर्गुण देखे हैं, उन संपत्ति जैसी संस्था के कुछ गुण भी होते हैं उनकी तरह उसमें उन्होंने उपेक्षा की है। जैसे दया, परोपकार, आतिथ्य, दान जैसे गुण व्यक्ति के अंदर जब भी विकसित हो पाते हैं जब उसके पास संपत्ति होती है। या हम कह सकते हैं कि ये कार्य व्यक्ति जब ही परोपकार जैसे कार्य जब ही कर पाता है जब उसके पास संपत्ति होती है। तो इस प्रकार से संपत्ति जो है कि संपत्ति से शासक वर्ग को वंचित करने से उनके अंदर इन गुणों का विकास नहीं हो पाएगा। अगला है राज्य की एकता को खतरा।
देखिए, प्लेटो ने जो है राज्य को दो भागों, आर्थिक आधार पर दो भागों में बांट दिया है। एक तो संपत्तिहीन अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग और दूसरा संपत्तिवान उत्पादक वर्ग। तो इस प्रकार से ये जो है दो वर्गों में बांट दिया है, जिससे दोनों के बीच जो है संघर्ष होने की खतरा पैदा हो सकता है और उससे राज्य की एकता समाप्त भी हो सकती है। अर्ध साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, क्योंकि ये जो है सिर्फ राज्य के जो तीन वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, इनमें से ऊपर के दो वर्ग हैं, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के ऊपर लागू होता है, उत्पादक वर्ग के ऊपर लागू नहीं होता है, जिससे कि उसके साम्यवाद की जो योजना है उसके सैद्धांतिक और उसमें व्यवहारिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगला है संपत्ति की समाज के विकास में बाधक। देखिए, जब प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति संग्रहित करने की छूट होती है या स्वतंत्रता होती है, तो उसके अंदर जो है प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है और उसके अंदर जो है विकास की भावना पैदा होती है और इस प्रकार से संपूर्ण समाज में विकास की भावना पैदा होती है और समाज का विकास होता है। लेकिन जब प्लेटो जो है वो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति से हीन कर देगा, तो ऐसी स्थिति में समाज का विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा। अगला है कि संपत्ति के साम्यवाद, संपत्ति के समस्याएं सुलझाने में शासक वर्ग असमर्थ रहेगा। देखिए, जो शासक वर्ग है जब वो संपत्ति से हीन रहेगा, तो जो संपत्ति से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके बारे में भी उसके ज्ञान नहीं, क्योंकि शासक वर्ग जो है, जो शासक वर्ग है उसका कार्य है संपूर्ण जनता की समस्याओं को समाधान करना। तो जब जनता की जो आर्थिक समस्याएं होंगी उनके बारे में शासक वर्ग को उनको किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में वह उनकी समस्याओं को सुलझाने में भी कैसे रहेंगे, असमर्थ रहेंगे। तपस्यात्मक, यानी जो शासक वर्ग है उसे संपत्ति से पूरी तरीके से विहीन कर दिया जाता है, तो यह स्थिति उनके लिए कहते हैं कि तपस्या के समान है या उनके लिए तपस्या में जीवन व्यतीत करने की बात प्लेटो कहता है।